कुछ केस ऐसे होते हैं जो इंसानी सोच से बाहर लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सीक्रेट कहानी में। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। घर और ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ये काम बहुत पसंद है। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरी बाकी कहानियां पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े। प्राइवेट माइकल ओब्रायन के बूट्स के नीचे बर्फ जमी घास चरमराई जब वो पहाड़ी रास्ते से ऑब्जर्वेशन पोस्ट की ओर चढ़ाई कर रहा था। फरवरी की तेज और चुभती हवा उसकी ऊनी यूनिफॉर्म के आर पार हो रही थी, जिससे उसे अपना कॉलर और कसकर बंद करना पड़ा। विक्लो माउंटेन स्टील ग्रे आसमान के नीचे खड़े थे, पुराने और गहरे, उनकी चोटियां बादलों में छुपी हुई थी। फिर एक और रोमांचक रात जहां कुछ नहीं होता, वो बड़बड़ाया। उसकी सांसें ठंडी हवा में धुएं की तरह दिख रही थी। आयरिश आर्मी का पोस्ट 27 2 बड़े पहाड़ों के बीच एक वैली में बना कुछ बेजान सी इमारतों का ग्रुप था। बहुत से लोगों को यह जगह एक अजीब लोकेशन लगती थी, एक मिलिट्री पोस्ट के लिए। आखिरकार आयरलैंड उस समय चल रहे युद्ध में न्यूट्रल था, लेकिन जब जर्मन यूबोट समुद्री किनारों पर छुपे हों और ब्रिटिश आरएएफ और नाजी लफ्टवफ के प्लेन बार बार आयरिश एयरस्पेस में घुसते हो, तो न्यूट्रल रहने का मतलब होता है हर समय अलर्ट रहना। जैसे ही वो लकड़ी की छोटी सी चौकी के पास पहुंचा जो नाइट वॉच पोस्ट का काम करती थी, सर्जन थॉमस केली का भारी भरकम शरीर दरवाजे में खड़ा मिला। बिल्कुल टाइम पर। ओब्रायन, केली ने अपनी पॉकेट वॉच देखते हुए कहा, हालांकि तुम्हें देखकर लगता है जैसे कहीं और होना पसंद करते। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। बस ओमैलीज में मिस हो रही उस पिंड के बारे में सोच रहा था। सर्ज, केली के झुर्रीदार चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। हम सब वही सोचते हैं, लेकिन किसी को तो इन पहाड़ियों पर नजर रखनी होगी। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अजीब समय है बेटा, बहुत अजीब। माइकल ने सिर हिलाया और ऑब्जर्वेशन पोस्ट के अंदर चला गया। छोटा सा कमरा बेहद सादा था। एक डेस्क, लॉगबुक, 2 कुर्सियां, एक रेडियो सेट और मौसम नापने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरी वैली और आसपास की पहाड़ियां दिखती थी। कुछ रिपोर्ट करने लायक? माइकल ने पूछा, एक कुर्सी पर बैठते हुए। केली ने सिर हिलाया। सब शांत है, जैसे चर्च में माउस भी ना हो। लेकिन वो रुका, जैसे शब्द सोच रहा हो। मैरी ओकॉनर आई थी आज ऊपर। तुम्हें पता है, वही बुजुर्ग औरत जो अंडे लाती है, जिसके पैर में लंगड़ापन है और जो अजीब अजीब कहानियां सुनाती है। हाँ, वही। वो फिर से बैनशीज की बात कर रही थी। कह रही थी कि हाल ही में वो बेचैन है। माइकल ने आंखें घुमा ली। फिर वही पुरानी बातें। मेरी दादी भी मुझे डराने के लिए ये कहानियां सुनाती थी। पुरानी बातों का मजाक मत उड़ाओ, ओब्रायन, केली ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, जिससे माइकल ने उसकी ओर ध्यान दिया। ये पहाड़ ईसाई धर्म से भी पुराने हैं। वो औरत कहती है कि जब बैंशी रोती है, मौत आती है, और वो अकेली नहीं है जो ये सब सुन रही है इन दिनों। क्या मतलब? केली ने दूसरी कुर्सी खींची और बैठ गया। झुकते हुए बोला, 3 रात पहले कॉर्पोरल मर्फी ड्यूटी पर था। कहता है उसने एक औरत के रोने की आवाज सुनी ऊपर पहाड़ों में। न इंसानी लग रही थी, न जानवर की। वो आवाज जैसे उसके पीछे पीछे बैरक तक आई हो। मर्फी तो वैसे भी थोड़ा अजीब है, सर्ज। शायद उसने फिर से वो मूनशाइन पी ली होगी जो वो अपने फुटलॉकर में छुपा कर रखता है। हो सकता है, केली ने कहा और खड़ा हो गया। लेकिन मैं 15 साल से यहां पोस्टेड हूं। ओब्रायन, ये पहाड़, ये अपने राज रखते हैं। फिर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रुका। रात में होशियार रहो। अगर कुछ अजीब सुनो तो लॉग में लिखो और रेडियो पर बताओ। प्रोटोकॉल मुझे पता है, माइकल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। केली दरवाजे पर रुका। एक बात और, आयरिश सी के ऊपर मूवमेंट बढ़ गई है। आरएएफ और लफ्टवफ की यूजुअल चालें चल रही हैं। अगर कोई एयरक्राफ्ट दिखे, मुझे तुरंत बताना। जी, सर्ज। जैसे ही केली के कदमों की आवाज दूर होती गई, माइकल ने खुद को एक और नीरस रात के लिए तैयार किया।
उसने जैकेट की जेब से द स्वॉर्ड इन द स्टोन की एक पुरानी कॉपी निकाली, थोड़ा एस्केपिज्म, समय काटने के लिए। शाम ढलकर गहरी रात में बदल गई। माइकल ने हर घंटे के लॉग लिखे और रेडियो चेक किए। बीच बीच में दूरबीन से वादियों को देखा। चांद लगभग पूरा निकल आया था और पूरी वैली पर एक अजीब रोशनी बिखेर रहा था। वो चीख और हमला। रात के ठीक बाद 12 बजे उसे पहली बार कुछ सुनाई दिया। शुरुआत में तो लगा जैसे वो भ्रम में है। हवा में बसी कोई हल्की सी फुसफुसाहट, जो शायद दूर की उल्लू की आवाज या चट्टानों में से हवा की सीटी हो। लेकिन वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। एक औरत की क्रंदन भरी चीख। माइकल के हाथ ठंड से नहीं, डर से ठंडे हो गए थे। वो आवाज जैसे चारों तरफ से आ रही थी और कहीं से भी नहीं, उठती गिरती जैसे समंदर की लहरें हों। वो आवाज खूबसूरत भी थी और डरावनी भी, जैसे किसी बहुत पुराने गम और आने वाली मौत की चेतावनी हो। उसके हाथ कांपते हुए लॉगबुक की ओर बढ़े। 12:12 बजे अजीब आवाज सुनी गई। महिला की चीख। स्रोत अज्ञात, कई दिशाओं से आ रही है। आवाज की तीव्रता बढ़ रही है। वो चीख अब और ज्यादा गूंजने लगी, पहाड़ियों से टकराकर लौट रही थी। माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत रेडियो का हैंडसेट उठाया। पोस्ट 27 से बेस, पोस्ट 27 से बेस, ओवर। स्टैटिक की आवाज आई, फिर जवाब मिला, बोलो पोस्ट 27। सर, यहां कुछ अजीब सुनाई दे रहा है। माइकल रुका, बेवकूफ न लगने की कोशिश करते हुए। महिला जैसी चीखें कई जगहों से। सिक्योरिटी कंसर्न है। इन आवाजों की नेचर बता सकते हो? पोस्ट 27। माइकल कुछ कह पाता उससे पहले ही वो चीख जैसे चाकू की तरह उसके अंदर तक उतर गई। वो रेडियो गिराकर कान ढकने पर मजबूर हो गया। तभी उसने दूसरी आवाज सुनी, दूर से आती एयरक्राफ्ट इंजन्स की घरघराहट। माइकल ने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और आसमान को देखना शुरू किया। बैंशी की चीख अब भी जारी थी, और जैसे अब वो उन अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हो। वो तेजी से उड़ते हुए आ रहे थे, आसमान में काले धब्बे जैसे। माइकल का खून ठंडा हो गया जब उसने गिनती शुरू की। 7, 9, 12 जर्मन बॉम्बर्स। उसने जल्दी जल्दी रेडियो उठाया। इमरजेंसी, इमरजेंसी, पोस्ट 27 से बेस। कई एयरक्राफ्ट नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। कंफर्म जर्मन बॉम्बर्स। ये कोई ड्रिल नहीं है। तुरंत जवाब मिला, अलार्म बजाओ। सभी सैनिक अपने बैटल स्टेशन पर। माइकल पोस्ट की दीवार पर लगे अलार्म बेल तक दौड़ा और पूरी ताकत से रस्सी खींची। तेज आवाज में बेल बजने लगी। बैंशी की चीख और जहाजों के इंजनों की घरघराहट के साथ मिलकर माहौल और डरावना बना रही थी। पूरे बेस में लाइटें जल उठीं। लोगों की चिल्लाने की आवाजें, दौड़ते कदमों की ध्वनि और मैन अलार्म की चीखें सब मिल गई एक खतरनाक माहौल में। पहले बम उसी वक्त गिरे जब बेस के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स अपनी पोजीशन में घूमना शुरू कर रहे थे। धमाका रात को ऐसे रोशन कर गया जैसे कोई नकली सुबह हो, और उसका शॉकवेव ऑब्जर्वेशन पोस्ट की खिड़कियों को हिला गया। माइकल जोर से डेस्क से टकराया। उसके सारे पेपर्स और लॉगबुक बिखर गए। जीसस, मैरी एंड जोसेफ, उसने बुदबुदाया खुद को उठाते हुए। खिड़की से बाहर उसने देखा कि और बम गिर रहे थे, लेकिन जल्दी मिलने वाली चेतावनी की वजह से बेस तैयार था। एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने आसमान को एक डेडली पैटर्न से भर दिया। एक जर्मन प्लेन आग की लपटों में घिर गया, फॉर्मेशन से अलग होकर नीचे गिरने लगा और उसके पीछे धुआं फैल गया। बैंशीज की चीख अब भी बंद नहीं हुई थी, बल्कि अब तो वो माइकल के दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई दुख और चेतावनी से भरी डेस्परेट आवाज। दरवाजा धड़ाम से खुला, जिससे माइकल उछल पड़ा। अंदर सार्जेंट केली थे, हांफते हुए। गुड वर्क ओब्रायन, अगर तूने वक्त पर नहीं बताया होता तो पूरा बेस सोता रह जाता। तभी एक और एक्सप्लोजन हुआ, इस बार और करीब। ऑब्जर्वेशन पोस्ट की खिड़कियां अंदर की तरफ टूटकर बिखर गई। चलो अभी। केली ने माइकल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गया। वे दोनों भागते और लड़खड़ाते हुए पगडंडी पर नीचे उतरने लगे, जबकि और बम गिरते जा रहे थे। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगातार गरजते रहे और माइकल ने देखा कि सैनिक अपनी पोजीशंस पर तैनात होकर ऊपर उड़ते प्लेन्स पर फायर कर रहे थे।
तूने इतनी जल्दी उन्हें देख कैसे लिया? केली ने शोर में चिल्लाकर पूछा। वे तो रडार के नीचे उड़ रहे थे। मैंने देखा नहीं। मैंने तो सुना, माइकल बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक जोरदार ब्लास्ट ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब माइकल उठा तो देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जल रही थी। वे जैसे तैसे मेन शेल्टर तक पहुंचे ही थे कि एक और बमों की बारिश शुरू हो गई। भारी स्टील डोर उनके पीछे बंद हो गया और ऊपर हो रहे विनाश की आवाजें थोड़ी धीमी हो गई। शेल्टर में सोल्जर्स और सिविलियन स्टाफ भीड़ की तरह खड़े थे। इमरजेंसी लाइट्स में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। माइकल ने एक कोने में गांव की बूढ़ी औरत मैरी ओकॉनर को देखा। उसका चेहरा उसके हाथों में छुपा हुआ था। बैनशीज, वो बुदबुदा रही थी। बैनशीज को सब पता होता है, उन्हें हमेशा पहले से पता होता है। सुबह जब निकली तो जमीन पूरी तरह बदल चुकी थी। धुएं की लकीरें कई बिल्डिंग से उठ रही थी और जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जैसे किसी विशाल जानवर के पैरों के निशान। लेकिन जल्दी मिली चेतावनी की वजह से जान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज्यादातर लोग घायल हुए, कोई मरा नहीं। माइकल अब कर्नल पैट्रिक बायन के ऑफिस में बैठा था। अब भी थोड़ा कांपता हुआ अपनी रिपोर्ट दे रहा था। कर्नल बायन लंबा पतला आदमी था, जिसके बाल और आंखें दोनों स्टील ग्रे जैसे थे और उसकी नजरें सब कुछ पढ़ लेती थी। साफ साफ बताओ, प्राइवेट ओब्रायन, बायन ने वॉच लॉग को देखते हुए कहा। तुम कह रहे हो कि तुमने औरतों की चीखें सुनी इससे पहले कि जर्मन एयरक्राफ्ट दिखाई दिए? हाँ सर, मुझे पता है ये कैसे सुनाई देता है, लेकिन और यही चीखें थी जो तुम्हें एक्स्ट्रा अलर्ट कर गई। बिल्कुल वैसा नहीं सर, प्लेन्स तो उन आवाजों के बाद ही दिखाई दिए। वो आवाजें जैसे खुद में एक चेतावनी थी। कर्नल बायन अपनी कुर्सी से पीछे झुक गया और माइकल को गौर से देखने लगा। तुम समझते हो ना कि ये सब ऑफिशियल रिपोर्ट में कैसा लगेगा? हाँ सर, लेकिन ये सच है। सार्जेंट केली बता सकते हैं कि हाल में और लोगों ने भी ऐसी आवाजें सुनी हैं। सुना है मैंने। बायन खिड़की की ओर चला गया, जहां से बेस का जला हुआ हिस्सा दिख रहा था। तुम जानते हो ओब्रायन, मेरी दादी मुझे बैनशीज की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी ये कुछ खास आयरिश फैमिलीज से जुड़ी आत्माएं होती हैं, जो मौत से पहले चेतावनी देने आती हैं। वो मुड़ा और माइकल को देखा। मुझे लगता था ये सब बस बच्चों को डराने वाली बातें हैं, लेकिन पिछली रात के बाद उसने बात अधूरी छोड़ दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक जूनियर ऑफिसर अंदर आया, कुछ पेपर्स लेकर। सर, इंटेलिजेंस की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स, उसने पेपर्स देते हुए कहा। बायन ने रिपोर्ट्स को जल्दी से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। धन्यवाद लेफ्टिनेंट। डिसमिस्ड। ऑफिसर के जाने के बाद बायन फिर माइकल की ओर मुड़ा। लगता है हम अकेले टारगेट नहीं थे। जर्मन्स ने कोस्ट के और 2 जगहों पर भी हमला किया, लेकिन बस हम ही थे जिन्हें एडवांस वार्निंग मिला, और हम ही थे जिनकी कोई डेथ नहीं हुई। माइकल ने धीरे से कहा। सच कहूं तो ओब्रायन, बायन बोला, अगर तुम कल मेरे पास आते और बैनशीज की बात करते तो मैं तुम्हें मेंटल चेक के लिए भेज देता, लेकिन अब। वो सिर हिलाते हुए बोला, मेरे पास 300 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने वही आवाजें सुनी जो तुमने सुनी थी, और उन्हीं आवाजों ने जान बचाई। अब क्या करें सर? अब, बायन ने थोड़ी ग्रिम मुस्कान के साथ कहा, अब हमें और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है। उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर नजर डाली और उसका चेहरा और गंभीर हो गया। मुझे लग रहा है कि बैनशी सिर्फ उस रेड की चेतावनी नहीं दे रही थी। इंटेलिजेंस कह रहा है कि वो हमला सिर्फ एक टेस्ट था, एक शुरुआत। कुछ बड़ा आने वाला है, ऐसा कुछ जो इस युद्ध की दिशा ही बदल सकता है। उसने माइकल की आंखों में देखा। बताओ प्राइवेट, क्या अब भी तुम्हें बैनशीज की आवाजें सुनाई दे रही हैं? माइकल चुप हो गया। सुनने लगा, दूर, बहुत फेंट, जैसे सिर्फ कल्पना हो। एक औरत की करुणा भरी चीख हवा में तैर रही थी। हाँ सर, उसने धीरे से कहा, वो अब भी बाहर है। अगले कुछ हफ्ते पोस्ट 27 पर काफी टेंस रहे। डैमेज हुई बिल्डिंग्स की मरम्मत दिन रात चलती रही और सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। लेकिन सोल्जर्स को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी बैनशीज की वो चीखें, जो रेड के बाद भी नहीं रुकी थी।
बल्कि अब तो वो और भी अर्जेंट और दर्द भरी लगती थी। मार्च की एक बहुत ठंडी रात को मैरी ओकॉनर फिर से ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर आ पहुंची। उसका चेहरा एकदम सफेद था। वो रुक नहीं रही। उसने आते ही कहा, अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना। कैली ने उसे कुर्सी दी और एक कप चाय का ऑफर किया। क्या मतलब, मिसेज ओकॉनर? बुजुर्ग औरत के हाथ कप पकड़ते हुए कांप रहे थे। बैनशीज वो तब चीखती है जब मौत पास होती है। एक रात, शायद दो, फिर चुप्पी अगली बार तक। लेकिन अब वो सिर हिलाने लगी। अब कुछ अलग है। वो हमें कुछ बताना चाहती है। माइकल अब उसकी बातों को सीरियसली लेने लगा था, खासकर उस हमले के बाद। क्या बताना चाहती है? कुछ ऐसा जो बमों से भी ज्यादा मौत लेकर आएगा, उसने धीरे से कहा। रात में जब मैरी चली गई तो माइकल और केली ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को देखा। उनमें कुछ डिस्टर्बिंग बातें सामने आ रही थी। आयरिश सी में यूबोट एक्टिविटी बढ़ गई थी। अजीब रेडियो ट्रांसमिशंस पकड़े जा रहे थे और अफवाहें थी कि न्यूट्रल आयरलैंड में जर्मन एजेंट्स काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। केली ने मैप को देखते हुए कहा, हमारी न्यूट्रलिटी को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बमबारी से भी ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? जवाब 3 दिन बाद आया, एक कोडेड ट्रांसमिशन के रूप में, जिसे बेस के रेडियो ऑपरेटर्स ने पकड़ा। माइकल उस वक्त मौजूद था जब कर्नल बायन ने अपने सीनियर स्टाफ को इकट्ठा किया इस मैसेज पर बात करने के लिए। केमिकल वेपन्स, बायन ने गंभीर आवाज में कहा। हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कंफर्म किया है, जर्मन्स आयरलैंड की न्यूट्रलिटी का फायदा उठाकर यहां सीक्रेट स्टोरेज फैसिलिटीज बना रहे हैं, दूर दराज इलाकों में। वो रेड हमारी डिफेंस और रिस्पांस टाइम को टेस्ट करने के लिए किया गया था। कमरे में हैरानी और डर की आवाजें गूंज उठीं। अगर वो इसमें कामयाब हो गए, बायन ने आगे कहा, तो उनके पास ब्रिटेन के बड़े शहरों के बहुत पास केमिकल वेपन लॉन्च साइट्स होंगी। करोड़ों जाने जा सकती हैं। माइकल को बैनशीज की लगातार चीखें याद आई। वो सिर्फ किसी हमले की वार्निंग नहीं दे रही थी, वो एक ऐसी तबाही के बारे में आगाह कर रही थी जो शायद इस पूरे युद्ध का रुख बदल सकती थी। अगले कुछ हफ्ते भागदौड़ और तैयारी में बीत गए। इंटरसेप्टेड ट्रांसमिशन की मदद से आयरिश मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलकर जर्मन मूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू किया। बैनशीज की चीखें सर्च पार्टीज को उन दूर दराज पहाड़ी गुफाओं तक ले गई जहां जर्मन एक्टिविटी के सबूत मिले। छोड़ा गया इक्विपमेंट, ताजा टायर ट्रैक्स और हाईटेक रेडियो गियर, सब कुछ उस तूफानी रात में क्लाइमैक्स पर पहुंचा। एक अप्रैल की रात। उस रात बैनशीज की आवाज इतनी तेज थी जितनी पहले कभी नहीं सुनी गई थी, इतनी कि स्केप्टिक्स भी अब इसे नकार नहीं सके। कुछ घंटे बाद आयरिश और ब्रिटिश फोर्सेस ने एक कोऑर्डिनेटेड रेड लॉन्च किया विक्लो माउंटेन्स के कई ठिकानों पर। उन्होंने जर्मन एजेंट्स को पकड़ा और केमिकल वेपन्स के लिए बनाए गए बड़े प्लान्स का खुलासा हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कई आयरिश सोल्जर्स फायर फाइट्स में मारे गए। माइकल जब उनके फ्यूनरल में खड़ा था, कॉफिन्स को नीचे जाते देख रहा था, तब उसे सच्ची समझ आई, बैनशी सिर्फ रेड के बारे में नहीं बता रही थी। वो एक और बड़ी तबाही रोकना चाहती थी जो और भी ज्यादा मौतें ला सकती थी। उनकी चेतावनी ने एक ऐसी घटनाओं की चेन शुरू की जिसने युद्ध को एक और डरावने मोड़ पर जाने से रोक दिया। उस रात, कई हफ्तों में पहली बार पहाड़ पूरी तरह शांत थे। सालों बाद माइकल ओब्रायन वापस लौटे विक्लो माउंटेन्स में अब एक बुजुर्ग इंसान बन चुके थे। पोस्ट 27 को बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था और वहां की इमारतें अब लगभग प्रकृति में समा चुकी थी। लेकिन जब वो उस जगह खड़े थे जहां कभी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हुआ करता था, तो उन्हें अब भी उन 1943 की रातों का वजन महसूस हो रहा था। एक यंग हिस्टोरियन ने उनसे संपर्क किया था। वो आयरलैंड के इमरजेंसी पीरियड के दौरान हुए अजीब घटनाओं पर रिसर्च कर रही थी। माइकल ने उससे मिलने की सहमति दी, हालांकि वो जानते थे कि उनकी कहानी पर यकीन करना आसान नहीं होगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, हिस्टोरियन सारा मर्फी ने कहा अपने नोट्स को देखते हुए। सैकड़ों गवाहों ने एक जैसी घटनाओं की रिपोर्ट दी, बेस को बचाने वाली अर्ली वार्निंग और केमिकल वेपन्स प्लॉट को रोक देना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, वो उसकी ओर देखती है, यही क्यों? बैनशीज ने आपको इसी जगह चेतावनी क्यों दी?
माइकल मुस्कुराए और दूर प्राचीन पहाड़ियों की तरफ देखा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, उन्होंने कहा। इन पहाड़ों ने सदियों की आयरिश हिस्ट्री देखी है। आक्रमण, भूखमरी, विद्रोह। शायद बैनशीज जानती थी कि अगर उन्होंने हमें चेतावनी न दी होती और यह केमिकल वेपन्स आ जाते तो मौत का वो मंजर आता जिसे शायद वो खुद भी नहीं देख पाती। हवा चल रही थी, चट्टानों के बीच से सीटी जैसी आवाज आती हुई। पुरानी चेतावनियां अब भी इन पहाड़ियों में गूंजती हैं, माइकल ने धीरे से कहा। और कभी कभी ऐसी रातों में मुझे लगता है मैं उन्हें अब भी सुन सकता हूं। सारा मर्फी थोड़ा और आगे झुकी। मिस्टर ओब्रायन, बाकी लोग क्या हुए? सार्जेंट केली, मैरी ओकॉनर, कर्नल बायन। माइकल का चेहरा यादों से नरम पड़ गया। वो सब उस अजीब दौर के अपने अपने हिस्से लेकर आगे बढ़े। वो एक गिरे हुए लकड़ी के तने पर बैठते हुए बोले, घुटनों से हल्की तकलीफ में। सार्जेंट केली ने 60 की उम्र तक आर्मी में सेवा की, लेकिन कभी इन पहाड़ों को नहीं छोड़ा। उसने यहीं एक कॉटेज बना लिया था, उस रिज के पार। वो दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हैं। कहता था कि उसे पुरानी कहानियों को जिंदा रखना है। मैरी ओकॉनर, उसकी डेथ 52 में हुई। अजीब बात यह थी, वो रुकते हैं, उनकी आंखें दूर देखती हुई। उसके मरने से एक रात पहले गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने फिर से बैनशीज की आवाज सुनी, पर इस बार अलग थी, नरम, जैसे वो किसी अपने का स्वागत कर रही थी। सारा तेजी से नोट्स ले रही थी और कर्नल बायन, रिकॉर्ड्स में 1944 के बाद उनके बारे में जानकारी बहुत वेग है। माइकल का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। वो एक अलग कहानी है जब केमिकल वेपन्स का प्लान फेल हुआ। वो इस घटना को समझने के लिए पागल हो गया। हर फोकलोर, हर मिथ उसने बैनशीज पर इकट्ठा करना शुरू किया। मिलिट्री वाले उसे पागल मानने लगे, लेकिन वो जानता था सच्चाई क्या थी। उन्होंने अपनी कोट की जेब से एक पुरानी लेदर नोटबुक निकाली। ये उसी की है, उसकी बेटी ने मुझे दी थी जब वो 65 में गुजर गया। बोली, वो चाहता था ये मेरे पास रहे। सारा की आंखें नोटबुक देखकर चमक उठी। मैं देख सकती हूं। माइकल ने सावधानी से नोटबुक उसे थमाई। एक एंट्री जरूर पढ़ना, अक्टूबर 12 1944। सारा ने नोटबुक खोली, उस तारीख को ढूंढा और पढ़ना शुरू किया। बैनशीज ने हमें सिर्फ मौत से नहीं बचाया, उन्होंने हमें मौत के सौदागर बनने से भी रोका। जर्मन केमिकल वेपन्स ने इन पहाड़ियों को अपोकलिप्स के गवाह बना देना था। लेकिन बात इससे भी बड़ी थी। मेरे रिसर्च में मुझे ऐसे रेफरेंसेस मिले जहां बैनशीज ने आयरिश हिस्ट्री के सबसे बड़े मौकों पर वार्निंग दी, जब दाव पर सब कुछ था, जब कई जिंदगियों का रुख बदल सकता था। जो हमने 43 में देखा वो सिर्फ बेस को बचाना नहीं था या जर्मन प्लॉट रोकना नहीं था। बैनशीज किसी पुरानी चीज की रक्षा कर रही थी, कुछ ऐसा जो इन पहाड़ियों की आत्मा में बसा हुआ है। ये पहाड़ जिंदा और मरे हुए के बीच के एक प्राचीन पैक्ट के रखवाले हैं और बैनशीज उसकी आवाज है। ओब्रायन इसे समझता है, शायद उसे खुद पता ना हो। उसने उन्हें सबसे पहले और सबसे साफ सुना। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि बैनशीज अपने लिसनर्स को बहुत सोच समझ कर चुनती है। मुझे लगता है उन्होंने उसे किसी खास वजह से चुना। सारा ने सिर उठाया। क्या आपने कभी जाना कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना? माइकल कुछ देर चुप रहा, सूरज को देखता रहा जो पहाड़ों को सुनहरे और जामुनी रंगों में रंग रहा था। पहले मैं सोचता था कि यह सब सिर्फ किस्मत या नसीब है, लेकिन सालों बाद मुझे लगने लगा कि बात कुछ और है। उसने एक दूर के पहाड़ की तरफ इशारा किया। मेरी परनानी उस गांव से थी जो कभी वहां हुआ करता था, जब तक अकाल ने सबको नीचे घाटी में आने पर मजबूर नहीं कर दिया। पुराने लोग मानते थे कि कुछ परिवारों का रिश्ता बंशीज से है, वो खून और इतिहास के जरिए जुड़ा हुआ। वो धीरे धीरे उठा और घाटी के किनारे की ओर चलने लगा। लेकिन मुझे लगता है बात और भी सिंपल है। उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं सुनने को तैयार था। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, सच में समझने के लिए। जंग और केओस में कभी कभी यही सबसे मुश्किल होता है। एक ठंडी हवा घाटी में बहने लगी, घास को हिलाते हुए। सारा ने हल्का सा कांपते हुए अपने आप को समेटा, लेकिन वो ठंड की वजह से नहीं था। मिस्टर ओब्रायन, एक आखिरी सवाल। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि जब जर्मन प्लॉट का खुलासा हुआ
उसके बाद और भी घटनाएं हुई, और भी चेतावनी आई जो ऑफिशियल फाइल्स में नहीं है। वो क्या है? माइकल का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ कहानियां मेरी नहीं है कहने के लिए, बेटिया, लेकिन मैं इतना कहूंगा, जंग के बाद भी इन पहाड़ियों पर बंशीज की नजरें बनी रही। वो आज भी यही है। आज भी उन्हें चेतावनी मिलती है जो सुनना जानते हैं। वो अचानक उसकी तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में तेजी थी। तुम भी उन्हें सुन रही हो ना, इसीलिए असल में यहां आई हो। सारा का प्रोफेशनल चेहरा थोड़ा सा टूट गया। आपको कैसे पता चला? मैं पहचान गया। वो नजर जो तुम बार बार पहाड़ों पर डालती हो जब लगता है मैं देख नहीं रहा। सिर का वो हल्का सा झुकाव, जैसे कोई दूर की आवाज सुनने की कोशिश कर रही हो। वो हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने तुम्हें यहां तक लाया है, जैसे उन्होंने मुझे उस वॉच पोस्ट तक पहुंचाया था सालों पहले। अब तुम बताओ क्या सोचती हो? वो मुझसे क्या कहना चाहती है? माइकल ने अपना वॉकिंग स्टिक उठाया और नीचे की ओर चलने लगा। ये तुम पर है जानना, लेकिन एक बात याद रखना, बंशी सिर्फ मौत की चेतावनी नहीं देती, कभी कभी वो चॉइसेस की भी चेतावनी देती है। वो पल जब फ्यूचर एक बहुत नाजुक बैलेंस पर होता है। उसने उसके नोटबुक की ओर इशारा किया। तुम इस जगह के बारे में जो भी लिखोगी, जो कुछ यहां हुआ उसके बारे में लिखोगी, और शब्दों को सोच समझ कर चुनना। कुछ कहानियों में ताकत होती है, और ताकत जिम्मेदारी मांगती है। जब वो दोनों पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगे तो डूबते सूरज की रोशनी में लंबी परछाइयां घाटी में बिखर गई। दूर से एक हल्की सी चीखती हुई आवाज हवा के साथ बह रही थी, इतनी धीमी कि शायद वो सिर्फ इमेजिनेशन थी, या मेमोरी, या चेतावनी। सारा ने अपना नोटबुक और कसकर पकड़ा और सुनती रही। 1943 में पोस्ट 27 पर हुए घटनाक्रम ने इस सोच को बदल दिया कि फोकलोर और हिस्ट्री किस तरह आपस में जुड़ते हैं। जहां कुछ लोग इन बातों को मास हिस्टीरिया या नेचर की गलत व्याख्या मानते हैं, वहीं सैकड़ों कंसिस्टेंट गवाहियां, मिलिट्री रिकॉर्ड्स और ये अनडिनाइबल सच की बेस किसी डिजास्टर से बच गया, ये कुछ ज्यादा गहरा बताता है। माइकल ओब्रायन का पीसफुल निधन हमारे इंटरव्यू के 3 महीने बाद उनकी नींद में हुआ। जिस रात वो मरे, विक्लो माउंटेन्स के 3 गांवों के लोगों ने हवा में रोने जैसी आवाज सुनी। गांव के कुत्ते घंटों तक भौंकते रहे, और कुछ लोगों ने एक सफेद कपड़ों में औरत को पहाड़ी रास्तों पर चलते देखा। उनके आखिरी लिखे गए शब्द, जो मुझे भेजे गए एक लेटर में थे, कुछ इस तरह थे। पुरानी चेतावनियां अब भी इन पहाड़ियों में गूंजती हैं, और नई आवाजें भी अब उस कोरस में शामिल हो चुकी हैं। मुश्किल समय में उन्हें सुनो। उन्होंने देखना बंद नहीं किया है, उन्होंने चेतावनी देना बंद नहीं किया है। लेकिन याद रखना, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, समझना पड़ता है और फिर एक्शन लेना पड़ता है। यही असली सबक है पोस्ट 27 का। बंशीज हमें चेतावनी देती है, लेकिन हम उन चेतावनियों के साथ क्या करते हैं, ये हमारे हाथ में है। जब मैं ये शब्द लिख रही हूं, ट्रिनिटी कॉलेज में अपने ऑफिस में बैठी हुई, मैं अनायास ही खिड़की से दिख रहे पहाड़ों की ओर देख लेती हूं। इस क्लाइमेट क्राइसिस, न्यूक्लियर तनाव और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में, और शायद हमें पहले से कहीं ज्यादा उन हवाओं में गूंजती चेतावनियों को सुनने की जरूरत है। कभी कभी देर रात को मुझे लगता है मैं उन्हें पुकारते हुए सुन सकती हूं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसी ही ट्रू क्राइम, मिस्ट्री और स्कैरी स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास केस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करें। मैं जरूर पढ़ूंगा और जवाब भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।